अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। आज पाकिस्तान क्रिकेट की बात ना की जाए तो मुमकिन नहीं है। मतलब अच्छा, मैं ना बड़ा तंग हूँ पाकिस्तान क्रिकेट से। पूछें कैसे? मेरा ना इस तरह की कोई फजूल और लो परफॉर्मेंस देते हैं कि मेरा ना ईमान उठ जाता है क्रिकेट से। लेकिन जैसे ही उठने लगता है ना पाकिस्तान क्रिकेट से ईमान, ये कुछ ना कुछ ऐसा मार का सर अंजाम दे देते हैं कि फिर मैं दोबारा हुक ऑन हो जाता हूँ इनके साथ। और फिर उसके बाद लेकिन इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं, समझ नहीं आती कि ये क्या मामला। अच्छा, फिर दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज हमने बात करनी है कि इंडिया इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया इस मामले के ऊपर कि माइनस इंडिया। फिर कोई चक्कर नहीं है, बहुत कर ली इंडिया के साथ प्यार मोहब्बत से, थर्ड वेन्यू और कुछ। अब पाकिस्तान में हालात भी बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है। एट द वेरी सेम टाइम इंडिया जो एक ये मामला क्रिकेट के थ्रू तासुर देना चाह रहा है कि पाकिस्तान तो गया, वो आगे नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डिटेल गुफ्तगू इसके ऊपर हमने करनी है। लेकिन उससे पहले हम पॉलिटिकल बात भी आज करेंगे। तो आगे सूरत हाल भट्ट साहब, ये क्या ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी ऑप्शन रह गई है इंडिया के साथ पीटीआई की? यार बाजवा साहब, आखिरी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस तो भी बड़ी पड़ी हैं। इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता क्या, वो तो सारी बातें चलती रहेंगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख है और प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि जो इमरान खान से मिलकर आता है ना, वो बाहर आकर सारा सौदा अपना ही बेच जाता है और वो ही पहलवान बने हुए हैं। खुदा की कसम, जो लैंड क्रूजर में मैं देख रहा हूं, वो मेरे जैसी गाड़ियों में आम सड़कों, इस्लामाबाद की सड़कों पे फिरा करते थे। अच्छा, बात इसका मतलब है कि जेल में गुफ्तगू क्या होती है वो आपको बता रहा है। यार बात तो ठीक है बाजवा साहब आपकी, लेकिन ये जो अफराद इस वक्त मैं समझता हूं ना, इस वक्त कमांडर हैं पीटीआई के मौजूदा, खान चूंकि जेल में बैठा है उसको बात का पता नहीं है। जो कमांड कर रहे हैं वो जो है, मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं, साफ बात है। चलें, आपको ट्रस्ट नहीं है ना, आप कौन सा कोई तरीके इंसाफ के खैर खा या फिर कोई लीडर हैं? चलें, आपको एक तज्जिया है कि आपको लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बात की है। खैर, मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर सियासतदान हैं, बड़ा चीज़ों को देखते तो हैं आजकल इन द स्टॉर्म ऑफ थिंग्स, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर एक्टिव भी हैं दुरानी साहब। थैंक यू वेरी मच सर, कैसे मिजाज हैं आपके? बड़ी मेहरबानी जनाब। सर जी, आज एक संडे यूजुअली एक ठंडा दिन होता है खबरों के हवाले से, उमूमी तौर पे आज भी एक ठंडा दिन है। कल परसों भी वैसे कुछ ठंडे दिन ही थे। लेकिन वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि काम बिफोर द स्टॉर्म, कि ये खामोशी तूफान से पहले की है या फिर जो तूफान चल रहा है वो खामोशी से पहले का है। एक फिलोसॉफिकल सा सवाल है, सियासी एतबार से जवाब दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के बारे में हम हमेशा एक बात सुनते रहे हैं कि, बल्कि मुशर्रफ साहब तो बहुत कहा करते थे कि देयर इज नेवर अ डल मूवमेंट। यहाँ पे कभी भी कोई खामोशी भी खामोशी नहीं होती और हर खामोशी के बीच में से एक तूफान जो है वो बर्पा हो रहा होता है। क्योंकि हमारे मुल्क में सिस्टम्स नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है, इदारे नहीं है, तो उन सब के ना होने की वजह से एक हर वक्त एक बेचैनी और बेकली की कैफियत रहती है और हर कोई अपना हाथ मारने के चक्कर में जो है मुल्क को हाथ साफ कर रहा होता है। तो लिहाजा इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि ये एक एक्सट्रीम अनरेस्ट में से गुजरती हुई सिचुएशन है। जब ये सेटल डाउन होगी तभी रेस्ट बनेगा। क्योंकि जब तक मेरे माल पे, मेरे हक पे किसी और का कब्जा है, अवाम के 90% अवाम के हक पे कोई गासिब बैठा हुआ है, तो उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर हकीकी अमन और रेस्ट और पीस नहीं आ सकता। तो इसलिए जहां पर लूट मार हुई हो वहां पे पीस नहीं होता, और जहां पे अवाम का हक ही लूट लिया गया हो, वोट का हक लूट लिया गया हो, उनके आइन को लूट लिया गया हो, उनके इदारों को लूट लिया गया हो, तो वहां पे जो पीस होता भी है वो भी एक टेम्परेरी पीस होता है। लेकिन इंशाल्लाह इंतहाई माजरत के साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब आप बात कर रहे हैं, कथा कलामी की माजरत चाहता हूं। पीस, अमन, लूट लिया, फार्म 45, फार्म 47, सारी बातें मान लेता हूं। खान जेल में है और जो बाहर निकलवाने वाले हैं इस वक्त मरकजी कायदीन, अभी बाजवा साहब से शायद आप सुन रहे हो, यही बात मैं अर्ज कर रहा था, मुझे उन पर एतबार नहीं है, आपको है? अच्छा, एक सिर्फ दुरानी साहब, बिफोर यू आंसर दिस, ये वजीर दिफा है पाकिस्तान के और वजीर दिफा के अंडर अहम तरीन महकमे आते हैं और मैं इसकी देखिए, ज़ाहिर है कि चाहे कि वो दुरानी साहब
वो पॉलिटिकल राइवल हैं, वो तो कॉम्प्रोमाइज का वर्ड यूज करेंगे। अली अमीन गंडापुर की बात हो रही थी यहाँ पे विज़ावी इमरान खान, लेकिन मैं इसको रीड यूं कर रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब एक्चुअली ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर बातचीत कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और इमरान खान की मर्जी से कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एक्चुअली वो। आप इसको किस तरह से देखते हैं, दुरुस्त कह रहे हैं? देखिए, मैं इसके बारे में मैं खुद चूंकि इन तमाम मामूलात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और बचपन से बहुत करीब से देख रहा हूँ, जी। मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीजों का इमरान की सियासत और उसके मुस्तकबिल पे कोई इफेक्ट नहीं। ख्वाजा साहब ठीक कह रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ख्वाजा साहब गलत कह रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ख्वाजा साहब के अपने पल्ले कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान के पल्ले जो कुछ है वो सेफ डिपॉजिट में है। इमरान का जितने एसेट्स हैं वो पब्लिक की कस्टडी में है। ये जो लीडर अंदर आते आते फिर रहे हैं, इनके पास इमरान का कोई एसेट नहीं है। और मैं ये समझता हूं बल्कि डिपॉजिट भी ऐसा कर रखा है कि वो रोज बरोज रेवेन्यू बढ़ रहा है, साथ साथ बढ़ रहा है रेवेन्यू। तो मतलब ये है कि इमरान का डिपॉजिट पब्लिक में, और दूसरा इमरान का एक और डिपॉजिट भी है। आज मियां महमूद रशीद जेल में है, आज मियां असलम फंसे पड़ता है, आज डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में बैठी हुई है, आज एजाज चौधरी साहब, ऐसे बेशुमार लीडर है, चीमा साहब जेल में, ऐसे बेशुमार उसके लीडर हैं जो उसी की तरह जो है जेलों में भी पड़े हुए हैं, उतनी सख्ती भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और कब तक, मैं तो कल भी ये बात कह रहा था, मैंने कहा कब तक आप किसी को झूठे मुकदमे में जेल में रख सकते हैं, या चलो सच्चा मुकदमा भी है तो कितनी देर मुकदमे के तौर पे चला सकेंगे, कभी तो फैसला आएगा। तो इसलिए ये जो ख्वाजा साहब इनकी जो बात है, और जहां तक अली अमीन का ताल्लुक है, अली अमीन ने इनको तंग किया हुआ है हुकूमत को। वो एक ये चाहते हैं दुरानी साहब, असल में पूछना मैं आपसे चाह रहा था, यू आर थिक इनटू दीज थिंग्स, आई नो दैट, और आजकल खास तौर पे आपका बड़ा किरदार रहा है और अभी भी है, आई नो दिस। सॉरी फॉर स्पिलिंग द बीन्स ऑन टीवी, लेकिन बात ये है कि कोई बातचीत चल रही है सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि जब तक केपीके की हुकूमत पीटीआई की चल रही है, इसका मतलब ये है कि सब कुछ चल रहा है। और हुकूमत जो होती है वो हुकूमत के हर इदारे से राब्ते में होती है। अली अमीन जो है वो बहुत, और ये मैं आपको बता दूं, अली अमीन की आप गर्दन आगे पीछे कर सकते हैं, इमरान की लॉयल्टी उसकी खत्म नहीं कर सकते। इसी तरह बाकी भी जितने लोग हैं वो कितने कॉम्प्रोमाइज हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये तो हमेशा हर एक के बारे में, हमारे बारे में भी हजार बातें हो सकती हैं, आपके बारे में भी हजार बातें हो, और ख्वाजा साहब के बारे में तो 1,00,000 बातें हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो पार्टी में खड़ा है वो पार्टी में है। और जहां तक सवाल है, इन्होंने भट्ट साहब ने एक बात की, मैं समझता हूं कि जो फर्द जेल में हो उसकी कोई स्टेटमेंट भी जो बाहर आके कोई मिलने वाला देता है, वो रियल स्टेटमेंट होने के बावजूद भी होना जरूरी नहीं होता। उसके अंदर जो एक कैरियर होता है, उसकी अपनी सोच और फिक्र भी शामिल हो सकती है। इसलिए लीगल वैल्यू उसी चीज की होती है जो वो खुद स्टेटमेंट देते हैं। और इवन जो अंडर ड्यूरेस वहां जेल में कोई रिपोर्टर भी जाके मिले, उसको दी हुई स्टेटमेंट भी वो स्टेटमेंट नहीं होती जो पब्लिक में दी हुई स्टेटमेंट होती है। लिहाजा जेल में किसी मौजूद फर्द के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है, बाहर लाया जाता है, उससे मिलने वालों के बारे में एतराजात होते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन 100 बातों की एक बात वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब का एसेट कम नहीं हो रहा, बढ़ है, करना है जो कर लो, उसके वोट कम नहीं हो रहे, करना है जो कर लो। आप समझते हैं कब तक इलेक्शन नहीं कराओगे? ये जो इनफ्लेक्सिबिलिटी की जो पॉलिसी है इमरान खान साहब की, एक हार्ड स्टांस जो है, ये बड़ा सख्त स्टांस जो लेके मैंने कोई बात नहीं करनी, मैंने अपनी टर्म्स के ऊपर और अपने जोरे बाजू के ऊपर अपनी पार्टी तहरीक के ऊपर बाहर आना है, डील नहीं कट करनी, वो ठीक है आपके ख्याल में फिर स्टांस? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान का कोई नॉन फ्लेक्सिबल स्टांस नहीं है, उसके बड़े प्रैक्टिकल स्टांस हैं। वो कहता है कि जी मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना, इससे पहले सारे जाते रहे, ठीक है ना जी। वो कहता है मैं कोई ऐसी डील नहीं करूंगा जो मेरी जात के लिए हो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और अपने मुल्क के लिए हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हूं। इवन अब तो वो मुल्की इदारों को भी जो है किसी किस्म का
किसी किस्म के चैलेंज में डालने के बजाय मुल्क को दरपेश तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए वो अपने आप को पेश कर रहा है कि जी मैं मौजूद हूँ। ऐसी सूरत हाल में अगर आप वो ये नहीं मानता कि जी अच्छा जी तुम अपनी हिफाजत लेके जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर चले जाओ, ठीक है, तो वो ठीक करता है, मतलब ये उसका है। वो कहता है कि मैंने पहले बाहर नहीं आना, पहले मेरे वर्कर बाहर आएंगे, मेरे साथ चलने वाले बाहर आएंगे, इसमें क्या बुराई है? ये तो बल्कि इन चीजों मैं को मान तो गया दुरानी भाई, आपकी बात सर तस्लीम खम हमने तस्लीम कर ली, बैरिस्टर गौहर की बात भी तस्लीम कर ली कि अमेरिका की हमें मदद नहीं चाहिए। मुशाहिद साहब फरमाते हैं अमेरिका से टेलीफोन कॉल आएगा, हम ये प्लान दे देंगे। मुझे तो प्लान समझ नहीं आया, आपको समझ आया तो समझा दे। अवाम ये चाहती है कि खान बाहर कैसे आएगा, क्या कोई टेलीफोन आएगा, क्या होगा, इसके बारे में रहनुमाई करें। भट्ट साहब ने बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन किया, बटों वाला, जबरदस्त। अच्छा जनाब, और आप दोनों की यही खूबी है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट टॉक करते हैं। देखिए बात जनाब ये है, पहली बात तो ये है कि खान बाहर किस तरह आएगा। मैं समझता हूँ, मेरी राय है, मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का आदमी हूँ, पुरखुलूस मेरी सोच है उनके लिए, क्योंकि अवाम उनके साथ है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उन्हें टकराओ और उन्हें धरनों और उन्हें मतलब उन जलसों को जिनके नतीजे में कोई मतवर्कर पे मुश्किलात आए, उनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। उन्हें अपनी तहरीक को सियासी तहरीक के तौर पे चलाना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज जो है वो इस वक्त पूरे खलूस के साथ जो है पीटीआई के ताउन के लिए तैयार हैं कि उनके कैदी रहा हूं, खान साहब रहा हूं। और मेरा ख्याल ये है कि अगले चंद दिनों में ऐसी डेवलपमेंट्स भी आपको नजर में आएंगी जिसके नतीजे में वो सब लोग जो है एक प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो बात है अमेरिका वाली, जो मुशाहिद साहब ने कराया, मुशाहिद साहब एक बहुत ही गहरी और पाकिस्तान की तारीख पे एक उनकी वो नजर है जो उन्होंने तारीख को अंदर से देखा हुआ है, नीचे से देखा हुआ है, ऊपर से देखा हुआ है। देखें, आपने देखा 2001 में क्या हुआ जी, कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट मुशर्रफ साहब थे, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो भी थी, क्लिंटन था या जो भी था, उन्होंने सब ने जो जॉर्ज बुश था, नहीं वो था, हाँ एनीवे जो भी उस वक्त मैं अगर रिकॉल में कोई प्रॉब्लम दे रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये किया कि वो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अपनी मैनेजमेंट के जरिए पाकिस्तान से बाहर भिजवा और वो बाहर चले गए और वो डील करके चले गए। उसके बाद दूसरी डील बीबी के साथ हुई, बिल्कुल ठीक है जी, वो भी अमेरिकन ने करवाई थी, अमेरिकन एम्बेसडर भी इन्वॉल्व था और लोग भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने वो भी कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी किताब में लिखी है बीबी के बाद। हाँ वो सारी बात, अब ये तो कुछ छुपी भी बातें नहीं है ना जो हम कर रहे हैं, सब आई भी बातें जी। अब इस वक्त मैंने ये बात पहले भी कही है कि चाइना, IMF, ब्रिटेन, अमेरिका और पूरी दुनिया के जो पाकिस्तान से ताल्लुक या पाकिस्तान के इंटरडिपेंडेंसीज रखने वाले मुल्क हैं, उन सब के लोग ये चाहते हैं, उनकी हुकूमतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जल्द अज जल्द अपने मुल्क के अंदर कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट करे ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए और मुल्क की इकोनॉमी जो है वो आगे की तरफ बढ़े। SIFC का इनिशिएटिव है और पॉजिटिव इनिशिएटिव जो हमारे यहाँ लिए जा रहे हैं उन सब को, और जो दहशतगर्दी के चैलेंज में हमारे बच्चे जाने दे रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों से हकीकी जंग करने के लिए कौमी यकजहती की जरूरत है। और एस्टैब्लिशमेंट हो या हुकूमतें हो या मुल्क हो, वो अपनी कौम से नहीं लड़ा करते। अमेरिका में देखें क्या हुआ है, दुरुस्त मतलब यह है कि वो पूरी की पूरी अमेरिकी कौम ने जो है सबको आगे पीछे करके पटवारियों को फारिग करके उन्होंने अपने लीडर को चुन लिया जिसको उन्होंने सही समझा, ठीक है। अब इस पे कोई नाराज हुआ उनसे, किसी ने लड़ाई की उनसे नहीं की, मान लिया, ठीक है जी। तो आप भी मान लें कि 8 फरवरी के जो रिजल्ट्स थे उनको हकीकी मानों में मान ले, उनको नहीं मानना दोबारा इलेक्शन करा लें, कोई बात नहीं, वो हमें इसी तरह आगे बढ़ा करती हैं। लेकिन ये कहना कि जी हम जीते भी नहीं और हम ही रहेंगे, अवाम हमारे साथ नहीं है, फिर भी हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम हमें पसंद नहीं, हम हमें देखना नहीं चाहते और हमने टीवी के जरिए उन्हें अपने आप को दिखाना है और हमारे चाबी वाले दानिश्वर जो है वो हमारे लिए काम करते रहेंगे और ये साबित करते रहेंगे। नहीं बड़ा साहिब तज्जिया है दुरानी साहब। मैं सॉरी टू इंटरजेक्ट यू हियर, वो
मुझे ब्रेक का एक्चुअली कहा जा रहा है। जो दुरानी साहब बात कर रहे हैं 100% दुरुस्त पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए, एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल होती है, हर जगह पे होती है, एंड बट एट द वेरी सेम टाइम आवाम की मेजॉरिटी के साथ रूठ के नहीं चला जा सकता। मामलात में सेटल होना है, कहीं सिमटने की तरफ जाना है। एक सवाल दुरानी साहब से, प्रोग्राम वापस आते हैं तो रखूंगा मैं सामने। जैसे दुरानी साहब कह रहे थे कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी तहरीक इंसाफ के साथ है, और आने वाले दिनों में नज़र भी आएगा कि वो साथ मिल के कोई तहरीक एक हुआ करती थी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। हम तो उस पर फातिहा पढ़ के बैठे हैं। दुरानी साहब किसकी बात कर रहे हैं? मौलाना साहब तो बाहर गए हैं, वो ना उनका मिलने का प्लान है, वो लिप सर्विस तो काफ़ी है, ज़बानी जमा खर्च काफ़ी है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है उसके अंदर फिर, या फिर जो और जिनकी बात दुरानी साहब कर रहे हैं, जिन लीडरान की, अपोजिशन लीडरान की, वो कितनी फोर्स पुट कर सकते हैं तहरीक इंसाफ की तहरीक में? ये सवाल दुरानी साहब से ब्रेक के बाद पूछते हैं। दो थ्योरीज हैं कि तहरीक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलानी है या फिर अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर चलानी है। अच्छा, मसला सिर्फ कोई इमरान खान की रिहाई के लिए अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी नहीं होंगी। आईने पाकिस्तान को रीस्टोर करने के लिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बुनियादी हुकूक है, उस पर्पज़ के लिए तहरीक चलनी है। तो उसमें सबसे ज़्यादा उस पर सफ़र तहरीक इंसाफ कर रही है, अपेरेंटली नहीं बल्कि वाक़तन। और बाकी जो दुरानी साहब बात कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो दुरानी साहब उसमें एक आर्ग्यूमेंट तो ये है कि ये जंग तहरीक इंसाफ की है, उन्हीं को लड़नी है। और दूसरी जो आप बात कर रहे थे कि अनकरीब ये नज़र आएगा कि अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ के साथ नज़र आएंगी, और एक बाकायदा मूवमेंट, एक पॉलिटिकल मूवमेंट, जिस तरह की मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी 80s में चली थी, उस तर्ज पे कुछ मामला हमें नज़र आ सकता है। लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आ रहा सर, ये ऑपोजिशन, मुझे इन तेलों में तेल नज़र नहीं आ रहा। सादी सी बात है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। इतना पर्टिनेंट क्वेश्चन किया आपने, बहुत टू द पॉइंट है। देखिए, मैं पहली बात करूं, सियासत के अंदर जो एकता होता है, टुगेदरनेस होती है, वो मफादात के ऊपर होती है। ठीक है ना जी। उसमें अगर सबको कुछ मिलता हो तो तभी वो कोलेशन फॉर्म होती है। ये एक बुनियादी नुक्ता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पीटीआई जो है वो सबसे बड़े चैलेंज से, इब्तला से वो गुजर रही है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भी वही है। इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई है, और सिंध के अंदर जीडीए और पीटीआई अगर मिल जाएं, उनसे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। पीर साहब पगाड़ा की बात कर रहे हैं? ऐसे ही पार्टी, जी मैं उनकी बात कर रहा हूं। जीडीए जो है वो पूरा तमाम। अच्छा, अब ये है कि ये जो कोलेशन हैं, ये तमाम की तमाम विनिंग कोलेशन है। अब पंजाब के अंदर पीटीआई का ये प्रॉब्लम है कि पंजाब की हुकूमत और पंजाब की पुलिस जो है वो इन्हें सांस नहीं लेने देती। ये जलसा क्या, ये कॉर्नर मीटिंग भी रखें, इनके लोगों को घर से उठा लेती है। ठीक है ना जी। इसी तरह सिंध के अंदर भी इनको सांस नहीं लेने देते। अगर आप कोई ऐसा जलसा देखें, ऐसी कॉर्नर मीटिंग देखें जिसमें पीर साहब पगाड़ा के लोग भी मौजूद हो, जिसमें जमात इस्लामी के लोग भी मौजूद हो, जिसमें बाकी लब्बैक मौजूद हो और मौजूद हो, उसके बाद वो बात भी वो जमहूरियत की कर रहे हो, वो पत्थर भी ना मार रहे हो, वो धरना भी ना दे रहे हो, और वो किसी को खींच के ला भी ना रहा हो, तो उनको कैसे रोकेगा कोई? अब दूसरी बात यह है कि पंजाब में अगर जमात इस्लामी ने कुछ लेना है तो कौन देगा? पीपल्स पार्टी, नून देगी। नून तो अपने जलसे नहीं कर सकती। सिंध के अंदर अगर जीडीए ने कुछ लेना है तो पीपल्स पार्टी देगी, और पीपल्स पार्टी तो अपने लोग अपने घरों से। मेरा तो बड़ा अगर ये लोग आप जो बात बता रहे हैं, दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू टू मी। खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। लेकिन चलें, लेट्स सी, टाइम है, देखते हैं। दुरानी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, हुकूमत ने कोयटा स्टेशन धमाके के बाद दहशत गर्दों को कुचलने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये सारी लंबी कहानी एक तरफ, आप फेडरल मिनिस्टर थे जब हम अखबारों में चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे। आप तो आवाम की पल्स और मेरे भाइयों की पल्स दोनों को समझते हैं। लिहाजा मैं आपसे क्यों ना सादा सा सवाल ये पूछ लूं कि इस मौके पर पीटीआई ने सर पर कफन बांधने का फैसला कर लिया है। योर टेक सर। देखिए, मैं समझता हूं कि पीटीआई को सर पे कफन बांधना या बिल्कुल कोई इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के बजाय इस वक्त पीटीआई के लिए सबसे बड़ा जरूरी जो एक्शन है वो ये है कि वो सर के ऊपर सियासी
दस्तार पहन ले और वो ये फैसला कर ले कि उसने आइंदा इंतखाबात की तैयारी करनी है, और वो इंतखाबात जो हैं वो अब ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। अगर पीटीआई तमाम पार्टीज़ के साथ मिलके एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत चलेगी, तो आपको बहुत जल्दी महसूस होगा कि सबको मुल्क के अमन और अमान को भी इसी में आफियत नज़र आएगी, मुल्क की पॉलिटिकल फोर्सेस को भी इसी में, मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को भी इसी में, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को भी। पाकिस्तान को कोई भी डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहता, छोटे-छोटे इंटरेस्ट है, लेकिन हमारी डिस्टेबलाइजेशन में हमारी अपनी बैड गवर्नेंस का हाथ है, हमारी अपनी नॉन रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत का हाथ है, हमारे अपने जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशंस हैं उनकी वजह से अनरेस्ट पैदा होने की वजूहात हैं। इन तमाम को एड्रेस करने के लिए मैं तो आपको पता है पहले दिन से ही मफाहमत की बात कर रहा हूँ, और ये मफाहमत होगी, ये मुफाहमत होनी चाहिए, ये मुफाहमत करनी पड़ेगी उन सब लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, जिन्होंने पाकिस्तान को चलाना है, जिनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट। आपने उन सब की बात की, तो अभी थोड़ी देर पहले खबर आई वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये इधर लाहौर पुराने एयरपोर्ट से वो सऊदीया चले गए हैं। ये नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, मरियम नवाज साहबा मुल्क से बाहर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क से बाहर हैं, मौलाना फजल रहमान साहब मुल्क से बाहर हैं, और दीगर लीडर भी, लेकिन ये काबिल तज़किरा ये हैं। अब शुमाई किस्मत ये कि कमबख्ती हमारी शामत अमाल की वजह से, लेकिन इस तरह के मामला पहले चूंकि होते रहे तो मेरे जहन के अंदर ये सवाल आता है, ये सारे इकट्ठे बाहर क्यों है? क्योंकि जब भी इकट्ठे बाहर होते हैं पहले कभी खैर नहीं हुई, उसमें कुछ ना कुछ पक रहा होता है। मैं कुछ ज्यादा पढ़ रहा हूँ बिटवीन द लाइन्स, या फिर वाकई कुछ है बाहर? देखें, इन सब के इकट्ठे बाहर होने की एक ही वजह है। वो क्या सर? क्योंकि ये अवाम की मोहब्बत से ये बाहर है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन से ये बाहर हैं, पाकिस्तान की सियासत में इनका कोई रोल नहीं है, हत्ता कि पाकिस्तान की हुकूमत में भी ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ये छोटे छोटे पैदागीर किस्म के जो मतलब क़यादतें हैं जो मुल्क को अब कुछ दे नहीं सकती। मेरा ख्याल ये है कि इन्हें पाकिस्तान के भी गैर महफूज तस्वुर करते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर तो इन्होंने तो पाकिस्तान की स्मॉग इतनी डाल दी। चले यूं हो गया दुरानी साहब, लेकिन कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही? नहीं कोई ऑर्डर पक रहा हो? मैं आपको ये बता दूं, खिचड़ी अब एक ही पक सकती है कि ये अंदर ना आए, बाहर ही रह जाए। और क्या खिचड़ी पकनी है? ये मतलब ये है कि ये अगर आ भी जाएंगे तो किसके पास आएंगे? अवाम इन्हें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि लंदन तो मतलब खिचड़ी का इनका मतलब है कि वजीर खजाना तब्दील हो रहा है कोई? खिचड़ी ये कह रहे हैं बाजवा साहब? मुझे नहीं समझ आ रही बाजवा साहब आज क्या। देखें जी, मैंने ये बात पहले कही थी, आपको याद है। मैंने कहा इनसे खजाने की चाबी खींच ली गई है, इसके बाद इनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट ही कम हो गया है। ठीक है ना जी? अब जितना कोई मतलब ये है कि ना इन्हें खजाने की कुछ पूंजी दी जा सकती है, ना ही ये मुल्क को कुछ दे सकते हैं। इसलिए अब ये अपने लिए बाहर का रास्ता अगर देख रहे हैं, वहां ये ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इलाज भी वही होता है, तो बच्चे भी वही है, खुशी भी इन्हें वही महसूस होती है। हमें यार ऑब्वियस, बिल्कुल ठीक बात, हम अपनी स्मॉग भी साफ कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान के अवाम जो है, पाकिस्तान के अवाम इनसे खुश नहीं है। अल्लाह 8 फरवरी को उन्होंने अवाम ने तो बता दिया। अच्छा, मैं थैंक यू वेरी मच दुरानी साहब, वेरी इंसाइटफुल आपका तज्जिया, बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजा आया, बड़ी खुली खुली बात हुई। बट साहब वैसे आप वजीर खजाना के अलावा आप वजीर दाखिला का भी कह सकते थे, ज़्यादा तंग वजीर दाखिला से आपने भी वजीर खजाना ले लिया बीच में। खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बल्कि जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि क्रिकेट इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, उसी तरह की सियासत है। अब सियासत क्रिकेट जैसी है या क्रिकेट सियासत जैसी है? बात सादा सी बात यह है कि जो उमूमी एक रवैया होता है, जो तुर्क होता है लोगों का, एक अवाम का, एक माशरे का, वो सियासत में भी नज़र आता है, वो क्रिकेट में भी नज़र आता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी जिस तरह की है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सलमान भट्ट साहब हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, हालांकि हमें तो ये था कि इससे भी बड़े लेवल के राबते इंडिया के साथ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं खोलने की, लेकिन ये तो क्रिकेट पे अभी तक फंसे हुए हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक तरफ इंडियन टीम है, वो घर में ढेर हो गए, और न्यूजीलैंड जो
उनको कुट के गई है वहाँ पे, जो पिटाई करके गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम वैसे तो अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन कमाल ही कर दिया। मतलब एक टॉप टीम को घर में बुला के टेस्ट सीरीज में हरा दिया, बहुत बड़ी बात थी। और फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके वनडे सीरीज जीतना, ये उससे भी कमाल बात है। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है और इंडिया फिर अगेन वही पुराना तमाशा कि जी हम नहीं आ रहे। वो बड़ा देख लिया पाकिस्तान ने, न्यूट्रल वेन्यूज एंड सारा कुछ। यहाँ पे तो अभी भट्ट साहब, क्या नाम था उनका, जयशंकर साहब एससीओ समिट पे आए हुए थे। वो बड़ी खुशगपियाँ और बड़ी एक अच्छी कोजी पिक्चर्स उनकी इसहाक डार साहब के साथ, कानों में खुसर फुसर बातें शातें। डिप्लोमेसी स्टार्ट हो रही है, बैक चैनल भी, क्रिकेट डिप्लोमेसी भी। नवाज शरीफ साहब के घर बरखा दत्त साहिबा, वो जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नवाज आप बल्कि बता रहे थे कि मोदी साहब को बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ इंडिया की यहाँ पे। अच्छा, वो नहीं हुआ तो वो तो क्रिकेट टीम भेजने को तैयार नहीं है। आप कह रहे थे कि यहाँ पे शायद बेहतर हो जाएगा मामला। काबिल एहतराम बाजवा साहब, ये जो कहानी है ना सारी, आज बड़ा खुशी का दिन था क्रिकेट के हवाले से। हम बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू दोनों भाई करते हैं, लेकिन ये जो एकदम मिसाइल आगे लगा ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, इसने थोड़ा सा मूड ऑफ कर दिया है। अच्छा, अब कहानी क्या है, खबर क्या है? खबर ये है कि मेरी राय के मुताबिक दोनों अवाम, पाकिस्तान और भारत मिलकर खेलना चाहता है। ऑलवेज क्यों नहीं है फिर चैंपियन ट्रॉफी? मसला क्या है? मसला बाजवा साहब ये है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आईसीसी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड दोनों का कसूर नहीं। ये एक सियासी मसला है और चाचा मोदी जो है ना, वो सारे काम में रुकावट है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वो रोक रहा है। और क्यों रोक रहा है? असल में भट्ट साहब, मियां साहब की तो बड़ी दोस्ती है उनके साथ, वो अपना कोई रोल प्ले करे ना फिर। और यार हुण आयो ना मियां दे थल्ले, हुण दे बचणगे मियां दे नारे। अच्छा, आप कर ले शहबाज शरीफ साहब हुकूमत, वजीर दाखिला लगा ले। अच्छा, वजीर दाखिला के साथ चेयरमैन पीसीबी, क्या कंट्राडिक्शन है? देखे ना, ये क्या मिलाप है? मिलाप इसलिए था, खबर दे रहा हूं कि भारत पाकिस्तान आएगा और पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब चैंपियन ट्रॉफी 2025 को कामयाब करवाएंगे। लेकिन अगर यहां आके फड्डा पड़ गया तो ये इनका इम्तहान है इस वक्त मोहसिन नकवी साहब का। लेकिन मैं आपको आखिरी बात ये कह के वाइंड अप करता हूं, आप मोहसिन नकवी साहब जोर लगा ले, चाचा शहबाज शरीफ जोर लगा ले, चाचे मोदी ने नहीं मानना जब तक नवाज शरीफ इन्वॉल्व नहीं होगा, बेल मंडेर नहीं जे चढ़नी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात। चलें देख लेते हैं भाई साहब, ये हम भी इधर ही है। नवाज शरीफ साहब भी अल्लाह करे जल्दी वापस आ जाएं अपने वतनी अजीज। खैर, सलमान भट्ट साहब हमारे साथ हैं। साहब क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू बाजवा भाई और शहजाद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भट्ट साहब, एक तो ये आप जो क्रिकेटर है ना, ये कोई हार्ट अटैक ही कराने से कम आपने करना नहीं है कोई काम। मतलब समझ नहीं आती, ऐसा रोलर कोस्टर है ये इमोशंस का हमारी क्रिकेट जो है। सबको मुबारकबाद, कौम को भी, आपको भी बड़ी मुबारकबाद कि हम ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत गए हैं। बट ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाली हम बात कर रहे हैं, इस पे भट्ट साहब जितनी तनकीद मोहसिन नकवी साहब पे हमने भी की है, मतलब दो पोर्टफोलियोज उनके पास हैं, नहीं होने चाहिए, मतलब एक फोकस मामला रहना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो अब हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने, पीसीबी ने जो अपेरेंटली और रिपोर्टेडली जो स्टांस लिया है कि नहीं आना इंडिया ने, ना आए। मेरा ख्याल है कि देर आए दुरुस्त आए। आपकी इस पे टेक क्या है? देखिए, जितनी खुशी की बात आज पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतना है और टेस्ट सीरीज जीतना है ना, ये दोनों मिला के इतनी ही खुशी की बात है कि अगर अपना ये जो ऐलान किया ना, इसके साथ हम स्टिक कर जाए। क्योंकि देखिए, ये बहुत हो गया। इंडिया ने ये बात अपना एक वतीरा बना लिया, एक तरीका बना लिया। पाकिस्तान को वो फाइनेंशियल हिट मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं है ना, वो कभी वो दहशतगर्दी पे पहुंच जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमारे दरमियान अमन नहीं है, कभी कहते हैं जी कि बॉर्डर पे सिचुएशन ही ठीक है। आप खुद देखें ना कि इनके चाइना के बॉर्डर पे ज्यादा हालात खराब थे तो गोंगजू गेम्स खेलने गए ये लोग, ठीक है। अब मसला क्या है कि उनको एज एन इकोनॉमिक पावर ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को ये हिट करते हैं। सो ये बात कहीं से भी वो नहीं है। टेनिस की टीम इनकी आती है, कबड्डी की टीम इनकी आती है, एमएमए फाइटर्स इनके पाकिस्तान आते हैं, हर गेम आ सकती है। सिर्फ क्रिकेट है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, ओवरऑल टूरिज्म बढ़ता है। सिर्फ ये वहां पर आकर लड़खड़ाते नहीं है। इनकी ये चाल है कि यहाँ पर नहीं जाना, इन्हें स्टेबल नहीं होने देना। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी चाहिए कि आईसीसी इवेंट्स क्यों इंडिया के साथ ना खेले। वजह बताएं क्यों? उसी की तो वजह बताई है मैंने कि जनाब ये पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना देना चाहते, क्रिकेट को हर तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तो बेहतर ये है, मैं ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो बेहतर है पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स में इंडिया से खेलना छोड़ दे, ताकि जो फायदा वो कमाते हैं। देखें, खाली इंडिया जिससे मर्जी खेले वो मैच की वैल्यू नहीं है।
इंडिया को भी वैल्यूबल मैच खेलने के लिए पाकिस्तान की उतनी ही जरूरत है। तो ठीक है, ना खेलें, अपना कर लें। आपने फिक्रा फरमाया फाइनेंशियल हिट मारना चाहते हैं, हाउ मच रुपीस मारते हैं, कितना का नुकसान होएगा सानू? सर जी बिलियंस ऑफ रुपीस का फायदा होता है आईसीसी को। जब इंडिया पाकिस्तान का एक मैच पूरे वर्ल्ड कप से महंगा मैच है, ये एक मैच के जो टीवी राइट्स हैं या जो इसका इश्तिहार है, वो पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ और ये अकेला मैच एक तरफ है। और आप इसका दलील ये है कि ये हर राउंड में, हर वर्ल्ड कप में ये दोनों को इकट्ठा रखते हैं ताकि पहले राउंड में मैच हो जाए। ये ना हो कि दोनों में से एक भी नॉकआउट हो गया तो मैच नहीं होगा। आप कोई बड़ा टूर्नामेंट उठा के देख ले, दोनों एक ही राउंड में होते हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए साफ इनकार कर दे इनसे खेलने से, ना आईसीसी पैसा कमाए और इंडिया भी अकेला खेल के देख ले। यार भट्ट साहब को हल नहीं है कि पाकिस्तान भी इनकार कर दे, कोई हुकूमत क्या करे, कोई सॉर्ट सा आप भट्ट साहब बड़ा गैरतमंदाना फैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फैसला है भट्ट साहब, इतने अरसे बाद हमने किया, क्या कर रहे हैं आप? कोई सेंटर वाला हल नहीं? क्यों लेना चाहिए सेंटर वाला हल? भट्ट को पूछो। देखिए शहजाद भाई, आप जितना आप चाहते हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया खेलें, खुदा की कसम हमारे अवाम और हम उससे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया खेले आपस में। क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर है, हालात बेहतर होते हैं, लोग नॉर्मल होते हैं, दरमियान में नफरतें कम होती हैं, लेकिन इंडिया हर दफा वही ये वाला स्टेप लेते हैं। पाकिस्तान हमेशा हाइब्रिड पे मानता है। पाकिस्तान 2016 में वर्ल्ड कप जाके वहां पर खेला T20 का, 2011 में वर्ल्ड कप खेला, 2014 में सीरीज खेला, अभी 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया जाके खेला। हर दफा तो पाकिस्तान ने पहल की है, लेकिन जब इंडिया अपनी जिद नहीं छोड़ता तो ठीक है, अगर हम इतने बुरे हैं तो हमसे कहीं भी क्यों खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जहां पे 100 और चीजों पर तनकीद होती है, यहाँ पे जहां पे तारीफ करनी बनती है, बिल्कुल करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी। मुझे तो बहुत खुशी हुई है और बड़ा फख्र हुआ है कि यही तरीका कार होना चाहिए। भाई नहीं खेलना, ना खेलो हमारे साथ। बट सब एक चीज ये आपने टेक्निकली बताया कि फाइनेंशियल हिट करना चाहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। बट एट द वेरी सेम टाइम हम जज्बाती कौम होने के नाते, मैं भी ज़ाहिर इस कौम का ही एक फर्द हूँ, तो मेरे भी जज्बात से जब मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ और भी ऐसे लगता है, हो सकता है गलत हो, मुझे ये लगता है कि उनको हारने का भी डर होता है पाकिस्तान से, और उसका भी एक बड़ा नेगेटिव रिएक्शन इंडिया के अंदर, जिस तरह का इतनी पोलराइज्ड उन्होंने सोसाइटी अपनी बना ली हुई है पाकिस्तान के हवाले से, खासतौर पर उनकी गवर्नमेंट की वजह से। तो ये कोई फैक्टर है या हमें, मुझे लगता है कि इन्होंने हारन का भी डर रहता है पाकिस्तान। तो देखिए इतना शायद इस चीज का इतना एलिमेंट ना हो हारने का, क्योंकि हारते तो अभी न्यूजीलैंड से 3-0 हो गए। इंडिया अपनी हिस्ट्री में कभी टेस्ट में 3-0 नहीं हुआ था। ये ग्रेटेस्ट विक्ट्री है न्यूजीलैंड की एवर ऑन इंडियन सॉइल। किसी लेकिन पाकिस्तान से हारने पे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेतर पड़ते हैं ना फिर उनको, अपनी कौम से। जाहिर है सर, जब वो इतनी अपनी इकोनॉमिक माइट दिखाते हैं, जब एक एक प्लेयर को वो इस कदर उनको ऊपर ले गया, उनका सुपरस्टार स्टेटस बना के, और जब पाकिस्तान को वो डाउन प्ले करते हैं और डाउन प्ले करने वाली टीम से जब वो हार जाएंगे मैच, तो फिर सवाल तो उन पे उठेगा ना कि जी जिसको आप इतना डाउन प्ले करते हैं इनसे भी आप मैच हार गए। तो वो एक फैक्टर होगा। लेकिन मैं बताऊं कि क्रिकेट में इंडिया की जो क्वालिटी है उसने पिछले 10-15 साल में बहुत सी हाइट्स अचीव की हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर फैसला है, ये उनकी पॉलिटिकल जो एलीट है ना, ये उनका यूएसपी है, और वो देखते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। वो सबसे ज्यादा क्रिकेट का खेल है जिसमें वो ना आए तो पाकिस्तान, यानी क्या आप कह रहे हैं आसान जबान में कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी का मसला नहीं, चाचा मोदी का मसला है? बिल्कुल ये पॉलिटिकल मसला है, ये बिल्कुल इसका क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं। चाचा वैसे आपने व्हाट्सएप कैसे बना लिया उनको? यार बात ये है बाजवा साहब, सारी बात आपकी भी ठीक है, भट्ट की भी ठीक है, लेकिन मैं बतौर पाकिस्तानी चाहता हूं कि यार हम खेलें, इस तरह नहीं होना चाहिए। को विचकार राह काट लो यार, को उस पे सजेशन दे। अच्छा ठीक, वो तो ठीक हो गया। बट साहब ये सलमान भाई ये बताइएगा कि आज की, चलें हम आज के मैच की बात कर लेते हैं। हारते हैं, इतना बुरा आ रहे हैं, बांग्लादेश वाला अल्लाह माफ करे, मुझे याद ही ना आए दोबारा, लेकिन वो जो मामला हुआ था उस वक्त वो सर्जरी होनी थी, ये होना है वो होना है। अच्छा फिर अचानक ये तो हमारा अनप्रिडिक्टेबिलिटी टीम के अंदर है, टैलेंट तो बहुत है यहाँ पे, आप क्रेडिट किसको देंगे? ये रिजवान को देना है क्रेडिट, फास्ट बॉलर्स को क्रेडिट देना है, जैसे 2002 में शोएब अख्तर थे, ऑस्ट्रेलियन पिचेस का, उन कंडीशंस का फायदा उठाया इन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म से। मोहसिन नकवी साहब का कितना क्रेडिट है इसमें, और बोर्ड इंतजामिया का कितना क्रेडिट है? ये अलग-अलग करके जरा बताएं हमें। बाजवा भाई, सबसे पहले तो जितने आपने नाम लिए ना, क्रेडिट से ज्यादा ये इनके लिए रिलीफ है एट दिस टाइम। और दूसरी बात जो आपने क्रेडिट की किया है, मेरा ख्याल है सबसे मेजर चीज जो डेवलपमेंट हुई है, जीएनएन का प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्सफ्लिक्स। हम 4 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जितना ग्रुप है, इसमें से जो टॉप क्लास टैक्टिकल लीडर है ना, वो रिजवान है। ये आप 4 साल के प्रोग्राम उठा के देख लें। लेकिन पहले इन्होंने बाबर को बनाया, फिर इन्होंने शाहीन को बनाया, फिर बाबर को बनाया, फिर शान को बनाया। असल में जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं ना, दे डू नॉट एग्री इजीली,
और पाकिस्तान में जो ट्रेंड्स चले आ रहे हैं, जो पिछले कई चेयरमैन गुजरे हैं, उनको चाहिए होता है ऐसा बंदा जो यस मैन हो, जो हाँ करने में देर ना करता हो, और जो बंदा थोड़ा सा अपनी चीजों को लेके चले और अपनी बात मनवाए, उसको वो थोड़ा सा लीडरशिप से पीछे रखते हैं। लेकिन लीडरशिप एक ऐसी चीज है बाजवा साहब, ये बनाई नहीं जा सकती। ये होती है तो एनहांस हो जाती है, या ये नहीं होती। और ये बात साबित हो गई है, जैसे ही वो कैप्टन बना है, आपकी 3 स्लिपें भी खड़ी हुई हैं, आपके बॉलिंग चेंजेस भी ठीक हो रहे हैं, आप उनको 50 ओवर खेलने नहीं दे रहे, आप कांस्टेंट प्रेशर में रखे हुए हैं। आप चाहे हार जाएं आगे जाके, लेकिन एक आपको इफेक्टिव प्रेशर टैक्टिक्स नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बट साहब पिछले 4 साल की कप्तानी में नहीं नजर आए। बिल्कुल, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, ये बताइएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, मैं फिर अगेन आपकी बात करूंगा। आप जो स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आप बात करते हैं, हम सुनते रहते हैं आपका तज्जिया, और आप ये बारहा कह चुके हैं कि टीम के अंदर एक डिवाइड भी रही है और टीम के अंदर पॉलिटिक्स भी रही है, और फिर कप्तान बनने की दौड़ और वो सब मामला वो अब खत्म हो गया। बट सर यार देखिए, अजीब, प्लीज बात करें आप। मैं ये कहना चाहूंगा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये जब आप लोगों को बना देते हैं ना, 3-3 4-4 कप्तान एग्जिस्टिंग प्लेइंग 11 में होते हैं, तो कॉर्नर्स क्रिएट करते हैं ऐसे डिसीजन। जब आप एक राइट प्लेयर को आइडेंटिफाई, एक लीडर को करके बना के उसे अथॉरिटी देते हैं और थोड़ा सा उसको आप लीवरेज देते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई ये कप्तान है और ये 1.5-2 साल अब आपका कप्तान है, तो सब सीधे हो जाते हैं। मसला तब आता है जब ना कप्तान को पता होता है कि मेरी क्या टर्म है, उसको यही डर लगा रहता है अब हार गया हूं तो बाहर हो जाऊंगा। और हमारा ये होता रहा है, हमने बड़े तसलसल से प्रोग्राम का लास्ट मिनट आज जा रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये लेना चाहता हूं कि आपकी बातों और बाजवा साहब की बातों को तस्लीम कर लिया, मोहसन नकवी साहब ने नारा तकबीर बुलंद कर दिया, मामला तय हो गया, सी नहीं खेडना भारत नाल, फिर क्या होगा इसकी 1 मिनट में पिक्चर पेश करें। आईसीसी के पास कोई ऑप्शन है? ये कुछ पिक्चर पेश करें सर। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा प्रेशर टैक्टिक ये होगा कि जो आईसीसी का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें पाकिस्तान की परसेंटेज कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो परसेंटेज है वो इसी वजह से ज्यादा है कि आप इंडिया से मैच खेलते हैं तो आईसीसी को बहुत पैसा मिलता है और उसमें से फिर पाकिस्तान को मेजर पैसा मिलता है। तो अगर पाकिस्तान के अपने कोई स्पॉन्सर्स खड़े हो जाएं, अगर पाकिस्तान खुद से इस हिट को बर्दाश्त करने या इसको रिप्लेस करने की ताकत रखता है तो फिर तो जरूर करना चाहिए, फिर आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन अब देखना है कि हमारी गवर्नमेंट क्या फैसले देती है। अगर मेरिट देखा जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल मेरिट पे, अपने हक पे बात कर रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि दुनिया में मेरिट पे फैसले नहीं होते, ये मसलियत पे होते हैं फैसले। बिल्कुल ठीक है, हर एक अपने जो है ना इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ जो खास तौर पे जहन में रखिएगा यहाँ पे मामला के हमने आईसीसी को, हमने इंडिया को ये बताया, दिखाया कि यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक हैं, सिक्योरिटी के भी, फ्लाई इन फ्लाई आउट की भी हमने उनको ऑप्शन दी कि आप आएँ, मैच खेलें, वापस चले जाएं। लेकिन उसके बावजूद ये देखिएगा कि ऐन उस मौके के ऊपर जब इंडिया इनकार कर रहा है और सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है, कोयटा में धमाका हुआ। किसने किया धमाका? बीएलए ने किया धमाका। बीएलए की फंडिंग कौन कर रहा है? भारत। तो ये वही फिर अगेन हर तरफ से जुड़ जुड़ा के मामला वहीं पर है। प्रोग्राम आपने देखा, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।